नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए स्वदेशी का। जी हाँ, राजीव दीक्षित जी। मैं मानता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान में स्वदेशी के सबसे बड़े महानायक के तौर पर सामने आए हुए एक ऐसे व्यक्ति जिसने स्वदेशी को आम भाषा में लोगों तक पहुंचाया। पहले स्वदेशी मतलब केवल चरखा था, लेकिन इसकी व्याप्ति कितनी बड़ी हो सकती थी ये लोगों को समझाने में सबसे बड़ा काम आधुनिक भारत में जिसने किया, उस राजीव दीक्षित के जयंती पुण्यतिथि जो कि एक ही दिन आती है, उसके बहाने हम आपके सामने आज स्वदेशी का मुद्दा लेकर आए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में स्वदेशी को लेकर बहस हो। वैसे आए दिन हम कई कार्यक्रमों में इसको बढ़ावा देते ही रहते हैं, लेकिन क्यों ना आज हम पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम स्वदेशी के ऊपर करें। और इसके लिए आज का ये बिंदास बोल आपके सामने रखा है। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ इस शो को आगे बढ़ाए। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दा। आज पूरे भारत में धीरे धीरे ही सही लेकिन स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ी है। लोग विदेशी वस्तुओं को छोड़ स्वदेशी अपना रहे हैं और इसका श्रेय राजीव दीक्षित जी को ही जाता है। राजीव दीक्षित जी ने न केवल स्वदेशी के महत्व को स्थापित किया, बल्कि वो एक प्रखर वक्ता, भारतीय वैज्ञानिक और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। राजीव दीक्षित जी ने अपने प्रयासों से पिछले 20 वर्षों तक मल्टीनेशनल कंपनियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में करोड़ों हिंदुस्तानियों को जोड़ा। आर्थिक मुद्दों पर राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी विचारों से न केवल आम जनता प्रभावित हुई, बल्कि बुद्धिजीवी भी राजीव दीक्षित जी के विचारों का लोहा मानते थे। आज भी उनके स्वदेशी विचार जन जन को प्रभावित करते हैं। राजीव दीक्षित जी के विचारों ने योग गुरु बाबा रामदेव को भी प्रभावित किया और उनके विचारों और दीक्षित जी की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के महासचिव पद का दायित्व भी सौंपा था, जिसका पालन राजीव दीक्षित जी ने अपने अंतिम सांस तक किया। राजीव भाई दीक्षित जी में जन जन को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ने की प्रतिभा थी। आज जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी का वर्चस्व भारत में बढ़ा है, जिस तरह से चीन ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया है, उसे देखते हुए जरूरी है कि हम राजीव भाई दीक्षित जी के स्वदेशी विचारों को बड़े पैमाने पर आम जनता तक पहुंचाएं। राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी चिकित्सा को स्थापित किया, स्वदेशी चिकित्सा पर अपने प्रखर विचार रखे और स्वदेशी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कई किताबें भी लिखी। राजीव जी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वदेशी चिकित्सा के जरिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज निकाला। महात्मा गांधी की कर्मभूमि सेवाग्राम वर्धा में 10 वर्षों तक स्वदेशी का अभियान चलाने वाले राजीव भाई दीक्षित ने युवाओं को देश कर्म के लिए प्रेरित किया। राजीव भाई दीक्षित आजादी की लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन को खड़ा करने वाले एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिनकी कमी देश को हमेशा खलेगी। आज जरूरत है बड़े पैमाने पर राजीव भाई दीक्षित जी के स्वदेशी विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए और आज हिंदुस्तान का हर सच्चा नागरिक ये प्रण ले कि जिन आदर्शों को राजीव जी ने स्थापित किया था, उन आदर्शों को इतिहास नहीं बनने देंगे। उन विचारों को, उन आदर्शों को हमेशा जीवित रखेंगे और उन्हीं विचारों पर चलने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। राजीव भाई एक ऐसे वक्ता थे कि जिन्होंने अपने विचारों को इतने आसानी के साथ आम से लेके खास लोगों तक पहुंचाया। मैं खुद जब कॉलेज जीवन में था, बल्कि स्कूली जीवन जस्ट मैंने ख़त्म करके कॉलेज जीवन शुरू किया था, 11वीं कक्षा में था, तब मैंने हमारे यहाँ, मैं शिरडी का रहने वाला हूँ और बगल में कोपरगांव तहसील है, वहाँ पर कॉलेज में पढ़ता था। वहाँ पर इनका भाषण था, व्याख्यान था स्वदेशी के ऊपर, जो 12,000 से ज़्यादा व्याख्यान इन्होंने दिए। 11वीं कक्षा में मैंने इनका भाषण सुना। उसमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के विषय में जो बात रखी वो मुझे इतनी जची कि उस दिन से लेकर आज तक ना मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ना सुदर्शन के इतने बड़े कार्यालय की इतने बड़े सदस्यों के बीच जो कैंटीन है उसमें कोल्ड ड्रिंक आती है, ना हमारे घर में आती है, ना मेरे हज़ारों मित्रों ने इसको छोड़ दिया है और शायद कई लाख मित्रों ने भी दर्शकों के तौर पर भी इसको सुनकर छोड़ा होगा। इतने बड़े पैमाने पर प्रभावी तरीके से अपने मुद्दों को रखने में माहिर राजीव भाई के विचारों को आपके सामने लाने की आवश्यकता है। और ये विषय केवल राजीव भाई का नहीं, यह हिंदुस्तान का है, यह हिंदुस्तान का है, यह स्वदेशी का है, यह स्वविचार का है, यह स्वदेश का है। और इसलिए इस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए, इनके जीवनी पर नजर डालते हैं।
स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक माने जाने वाले राजीव दीक्षित जी की विचारधारा बचपन से ही राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील के नाह गांव में रहने वाले पंडित राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के आंगन में 30 नवंबर 1969 को एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर देश में स्वदेशी की अलख जगाई। और वो नन्हा बालक कोई और नहीं बल्कि राजीव दीक्षित जी थे। पठन पाठन का शौक राजीव दीक्षित जी को बचपन से ही था। राजीव दीक्षित जी ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद का रुख किया और बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद राजीव जी का सफर आगे बढ़ा और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से एमटेक किया। पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्र सेवा का काम राजीव जी ने जारी रखा और उन्होंने कुछ समय तक भारत के CSIR और फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। उसके बाद राजीव जी स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। कलाम साहब ने राजीव जी को वैज्ञानिक के ढांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। राजीव जी का जन्म ही देश की सेवा के लिए हुआ था। राजीव जी ने जब बिस्मिल की आत्मकथा का अध्ययन किया तो वो बिस्मिल जी की जीवनी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। राजीव जी में देश प्रेम और राष्ट्र भावना कूट कूट कर भरी थी और शायद इसलिए राजीव जी अपने विद्यार्थी जीवन से ही आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ गए। सन 1999 में राजीव जी के स्वदेशी व्याख्यानों के कैसेट ने पूरे भारत में धूम मचा दी थी और यही स्वदेशी की भावना अपने हृदय में लेकर वो लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। राजीव जी ने लगातार गांव-गांव घूमकर देश के उत्थान और जन जागृति पैदा करने के लिए जनसभाएं की। देश विरोधी ताकतों और भ्रष्टाचारियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। दीक्षित जी ने 20 वर्षों में लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए, जो आज राजीव जी की धरोहर के रूप में मौजूद हैं। राजीव जी ने भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व भी संभाला। राजीव जी आजीवन राष्ट्र सेवा करते रहे, लेकिन अचानक 30 नवंबर 2010 को राजीव जी अपने विचारों को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, ओम पुरुषोत्तम बोल रहा। जय हिंद। बोलिए भैया, जय हिंद। हाँ भैया, मैं इसलिए फोन किया आपको कि ये राजीव दीक्षित जी जो काम कर रहे हैं तो उनके भाई परवीन दीक्षित भी यही काम करे। हम उनको यही इसीलिए फोन किया साहब जी आपको। मैं सुरेश जी, राम राम, ओम। मैं कल मतलब सोमवार को राजीव दीक्षित जी के जयंती पुण्यतिथि समारोह में वर्धा जाने वाला हूं, जहां पर प्रदीप दीक्षित जो उनके भाई इस काम को करते हैं। जो भाई वहां पर पहुंच सकते हैं वहां पर जरूर आए, हम सब मिलकर इस पर चिंतन करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी, जय हिंद, जय स्वदेश, जय बिंदास बोल, जय राजीव। बोलिए। मेरा विचार है कि राजीव दीक्षित जी के क्रांतिकारी अभियान को जो आपके चैनल ने और विशेष तौर पे आपने वास्तव में कमान संभाल रखी है, तो मुझे लगता है कि राजीव दीक्षित जी के साथी के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपको कोट कोट बधाइयाँ। और हम लोग चीनी बच्चे, विदेशी बच्चों का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्त्र है, स्वदेशी भोजन है, ऐसा अपना है, ये विचार हमारा है। जय स्वदेश, जय सुरेश, जय बिंदास बोल, जय राजीव दीक्षित जी, जय श्री राम। धन्यवाद। अभी हमारा जय जयकार मत करिए, अभी हमने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ करना है। इतना जल्दी करेंगे तो कहीं बिगड़ न जाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। जय हिंद। मैं दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ भीलवाड़ा से, राजस्थान से। ये राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी का जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है वो लगभग आप देख सकते हैं 2008 के बाद में प्रखर रूप से देश के अंदर बहुत तेजी से फैला है। तो लास्ट के अंदर जब 2013 आया तो राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी के साथ साथ राइट टू रिकॉल कानूनों की भी मांग करना चालू कर दी थी। तो इन राइट टू रिकॉल कानूनों के मांग के कारण इनकी एमएनसीज के साथ में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा
इनकी आंखों के अंदर चुभने लग गए थे। तो हमारे को आप बिंदास बोल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि राइट टू रिकॉल कानूनों के ऊपर भी आप एक बार एक बिंदास बोल कीजिए। धन्यवाद। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो विदेशी कंपनियां है, वो स्वदेशी के प्रचार करने वाले का समर्थन भी कैसे कर सकती है? वो जरूर विरोध करेगी। और मल्टीनेशनल कंपनीज के, विदेशी कंपनियों के षड्यंत्रों के खिलाफ राजीव भाई ने बहुत आवाज उठाया था। सुदर्शन पर भी आपको विदेशी कंपनियों का विज्ञापन न दिखने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम टाइम टाइम पर ऐसे स्वदेशी विचारों को रखते हैं। और आपको और चैनलों पर स्वदेशी के विचार इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि जब विदेशी कंपनियों के बड़े विज्ञापन मिलते हैं तो उसमें सरेंडर करना पड़ता है, सरंगत होना पड़ता है कि हम ऐसे विचारों को नहीं प्रमोट करेंगे जिससे कि उस कंपनी के हितों में बाधा आए। और इसलिए आपको सुदर्शन पर ऐसे कंपनियों के विज्ञापन नहीं दिखते। करोड़ों का नुकसान हम उससे झेलते हैं, लेकिन हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हित देखते हैं। इसलिए खुद के करोड़ों के नुकसान के बावजूद भी स्वदेशी के विचार पर कायम हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ भाई साहब, मेरा नाम रवि सुल्तानेकर है और मैं इस समय हाँ। हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, जय हिंद। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि भाई साहब देखिए, राजीव जी को यहाँ पे लाना या ऑनलाइन लाना, ये सब तो बहुत अच्छे काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कई चीजें जो राजीव दीक्षित जी हमारे लिए छोड़ के गए, जैसे उन्होंने जो कोको कोला के ऊपर जो वो किया था या चूने के बारे में जो उन्होंने बताया था, ऐसे कई जानकारी है जो उनके साथ जाके दब गई है। उसके बाद में हम नहीं देख पा रहे कि कोई ये मुहिम आगे बढ़ चुका है या बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं या? बिल्कुल। मैं स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी आपको बता रहा हूं। जो स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भारत के स्वदेशी उत्पादक है, इस विचारों के प्रचारक है, समर्थक है, हम ऐसे सारे लोगों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। और हम फिलहाल आपको संपर्क के लिए दे रहे हैं swadeshi@sudarshan.tv.com। यह हमारा ईमेल आईडी है। स्क्रीन पर भी हम इसको चला रहे हैं। आप हमारे विभिन्न सोशल हैंडल्स पर भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर swadeshi@sudarshan.tv.com, यहाँ पर अगर आप संपर्क करें तो हम सब मिलकर इस आंदोलन को आगे और कैसी दिशा दी जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ राजीव जी के मूल स्थान जो है वहाँ पर के ये सीन लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये वो पेंडॉल है जिस पेंडॉल में राजीव जी के विचारों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद है। मैं भी कल वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पर प्रदीप भाई भी है जो राजीव जी के भाई है, संजय परदेशी जी है जो राजीव भाई के साथ बड़े लंबे समय से लगे रहे हैं, सुदर्शन का पुणे में काम भी देखते हैं। सब लोग वहाँ पर बड़े एलसीडी स्क्रीन पर सुदर्शन के इस शो को भी देख रहे हैं और वहाँ से आपके साथ अपनी बातों को भी शेयर करेंगे। अब हम सभी साथियों से निवेदन है उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जो लोग वहाँ पर हैं उसमें से अगर संजय भाई हमारे साथ अभी जुड़ जाए तो हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद अगले कॉल पर उनको लेंगे। फिलहाल दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मैं कोकिला वत्स बोल रही हूँ और मेरी ये इच्छा है और मेरे जैसे बहुत लोगों की इच्छा होगी कि राजीव भाई की जो मौत का रहस्य है उसको सुलझाया जाए। ये बहुत बड़ी हम उनके प्रशंसकों के लिए आपकी सेवा होगी। बिल्कुल, उस पर भी काम करेंगे, जरूर करेंगे। जल्दी उसके बारे में भी सत्य तथ्य बाहर आएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद। क्या कहना है आपको? हाँ सर, दिलीप राजपूत बोल रहा हूँ राजस्थान से, नारवा। मैं ये कह रहा था कि राजीव जी ने जो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ जो रखा है वो बहुत ही अच्छा, और स्वदेशी भारत के लिए बहुत ही आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो स्वदेशी के कोई भी, जैसे ये जो पहले नेस्ले की थी जो सौंदर्य प्रदूषण, जो अपने ये स्वदेशी आ रहे हैं जो पतंजलि के, और जो भी जो स्वदेशी है अपने भारत में आएगा, हम सारी स्वदेशी कंपनियों को भी यह आह्वान करें कि क्यों ना सब लोग मिलकर कुछ ऐसा अभियान चला हिंदुस्तान में जिससे कि जन जागृति हो, जिससे कि लोगों को समझे ये बात स्वदेशी का प्रचार ये केवल पैसे तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कई और मुद्दे हैं। हम एक एक कर हर मुद्दे की तरफ भी जाएंगे। हमारे साथ प्रदीप भाई भी जुड़ रहे हैं,
संजय परदेशी भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन राजीव भाई के योगदानों पर कुछ नजर डालते हैं। तो 110 लाख करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूँ। हिंदुस्तान में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में 100 उद्योग हम लगाएं, 100 उद्योग हर गांव में। इसको ध्यान से सुनिएगा। राजीव दीक्षित जी ने 20 वर्षों में लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान लिखे। भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। 1995 से 1996 के बीच टिहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चे में भाग लिया। 1997 में सेवाग्राम आश्रम से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों को आंदोलित किया। 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व भी संभाला। 1998 में गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज किया और 2005 में मुकदमा जीत भी गए। इस ग्राफिक को हम साथ साथ में चलाते हुए रहेंगे। हमारे साथ वर्धा से, राजीव जी के जन्म कर्म भूमि से हमारे साथ जुड़े हैं संजय परदेशी जी और प्रदीप भाई दीक्षित जी, उनके पास चलते हैं। क्या आप आज के कार्यक्रम में आपके मुद्दों को जोड़ना चाहेंगे? जरूर। जी 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 प्रदीप जी बोलिए। जरूर जोड़ना चाहेंगे। हाँ, क्या मुद्दे आप आज के कार्यक्रम में बताना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए, हम सबके हिसाब से ये होना चाहिए कि स्वदेशी का जो विषय है वो स्वदेशी का विषय किसी भी तरह से हिंदुस्तान के, भारत के अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से स्थापित होना चाहिए। जिस तरह से आज विदेशी कंपनियों का और विदेशी निवेश का और विदेशी पूंजी का बोलबाला बढ़ रहा है, उस हिसाब से आने वाले समय में 5 साल में, 10 साल में हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे और कोई माई का लाल दुनिया का देश हमको डेट ट्रैप में से नहीं निकाल सकता। सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी का विचार ही हिंदुस्तान को इस डेट ट्रैप में से निकाल पाएगा। इसलिए आज नहीं तो कल स्वदेशी का विचार तो पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपके साथ वहां पर कई साथी जुड़े हुए हैं, जरा बता पाएंगे कि आजकल में वहां पर क्या कार्यक्रम हो रहा है? आजकल में यहाँ पर एक तो पूरे राजीव भाई के समर्थकों के हिसाब से पूरे देश में आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा सत्र हुआ है। किस तरह से हम उसको संगठनात्मक स्वरूप दें, इस पर चर्चा हो रही है। और किस तरह से आने वाले समय में स्वदेशी के विचार को जन जन तक ले जा सकें, इस पर हमारी चर्चाएं चल रही हैं। राजीव भाई ने जो ये आंदोलन शुरू किया था, उसके पीछे की मूलभूत प्रेरणा क्या थी? कम शब्दों में। मूलभूत प्रेरणा तो यही थी कि देश जैसे पहले सोने की चिड़िया था, वैसे ही फिर से सोने की चिड़िया बने और स्वावलंबी बने। बिल्कुल। अब इस पूरे आंदोलन को जब हम आगे दोबारा लेके जाने की बात करें, जब दुनिया एक गांव जैसी हो गई है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसे में स्वदेशी का काम मुश्किल है, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, स्वदेशी का काम मुश्किल नहीं है, बल्कि हम तो उल्टा सोचते हैं कि दुनिया एक हो रही है तो स्वदेशी की विचारधारा पूरे दुनिया में स्थापित की जा सकती है। कैसे? गांधी जी के जमाने में जो स्वदेशी का विचार फैलाने में मुश्किल होती थी, आज दुनिया एक हो रही है तो हम जैसे ग्लोबलाइजेशन दुनिया में फैल रहा है, वैसे ही हम स्वदेशी के विचार को भी दुनिया में स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके साथ वहां पर और भी अगर कोई है तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जरूर, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, देश भर से 500 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनमें से आपकी संजय भाई से बात हुई है, उनसे भी बात आप कर सकते हैं। संजय भाई, वहां पर आप सब लोग मिलके शायद शो को भी देख रहे हैं। पकड़ो मत, मैं पकड़ता हूं। जरा वो भी दिखाइए, दर्शकों को पता चले कि आप 500 लोग मिलके एलसीडी प्रोजेक्टर पर सुदर्शन को देख रहे हैं इस वक्त। ये वो भीड़ है जो इस वक्त ये
वो वर्धा से जुड़े हुए लोग हैं, हम इनके पास भी चलेंगे। राजू भाई के विचारों को आगे लेके जाने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए। मैं भी वहाँ पर सोमवार के कार्यक्रम में रहूँगा दोपहर में, और सब लोगों से मंथन करेंगे। स्वदेशी के विचार हमेशा प्रासंगिक है। लोगों को ये सवाल मन में आता है कि इस आधुनिक युग में स्वदेशी कैसे संभव है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले नहीं आज के, ये कह रहे हैं कि स्वदेशी हमारा मुद्दा है और अमेरिकन लोग स्वदेशी उत्पादकों को महत्व दें, क्योंकि वहाँ पर चाइना का जो माल जा रहा है, दूसरे देशों का माल जा रहा है, जहाँ की तुलनात्मक दृष्टि में अमेरिका से वो सस्ता होता है, उस माल को ना खरीदे। विशेष बात इससे बड़ी है, वो ये है कि अमेरिका के 2016 में होने वाले चुनाव का एक बड़ा मुद्दा अमेरिकन स्वदेशी है। मतलब अमेरिकन कंपनियों को कैसे ज़्यादा महत्व मिले, उनकी ग्लोबली उनकी सुरक्षा कैसी की जाए, उनकी जो बाजार पेट है, मार्केट है, उसको कैसे सेव किया जाए, और साथ में अमेरिकन्स को कैसे जॉब क्रिएट किया जाए। दूसरे लोग वहाँ पर आकर जॉब करते और अमेरिकन्स बेरोजगार होते हैं, ये ना हो, ये अमेरिका भी अपने देश में कराए। रशिया कितना कट्टर है स्वदेशी के बारे में हम जानते हैं, और चाइना में तो स्वदेशी ही होता है। ऐसे में वहाँ तो स्वदेशी हमारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो हम ग्लोबली यूज़ करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर भी वहाँ पर स्वदेशी होते हैं। और वहाँ पर वॉलमार्ट जैसी कंपनियाँ जाती है तो चाइना के फॉर्मूले पे जाती है, फिर चाइना उनको सक कर लेता है एक तरीके से, और फिर वो वहाँ से बर्बाद होकर बाहर जाती है। ऐसी नीतियाँ देश में होनी चाहिए। ये कैसी हो सकती है, इसमें चिंतन की ज़रूरत है। केवल मांग नहीं, उसके लिए विकल्प के तौर पर लोगों के सामने कुछ मुद्दे रखने होंगे। वो कैसे संभव है, हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ संजय परदेशी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। संजय जी, इस पूरे अभियान को आगे लेके जाने के लिए क्या दिशा तय हुई है, या अभी चिंतन या मंथन के तौर पर स्थिति में है? जी, चिंतन और मंथन तो जोरों से शुरू है। राजीव भाई ने जो बेस बनाया है उसको आगे रखते हुए स्वदेशी यही हमारा मूल मंत्र होगा। स्वदेशी है तो स्वराज है, और स्वराज बिल्कुल स्वदेशी स्वराज के साथ आगे जाएंगे तो हिंदुस्तान का स्वराज बचेगा। के बिना ना जिंदा रहा और ना आगे जा। जी जी, हमारे साथ गुजरात से भी एक भाई जुड़े हैं, रोहित भाई, वो भी अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे, बताइए। देश को फिर से अगर महान बनाना है, हमारे क्रांतिकारियों के सपनों का, ऋषि मुनियों के सपनों का, फिर से हमारी वो सभ्यता प्रस्थापित करनी है। सभ्यता प्रस्थापित करने का ये मतलब होता है फिर से मानवता बढ़े, मानवीय मूल्य बढ़े, लोगों की सुखाकारी बढ़े। और इस चीज को अगर प्रस्थापित करना है तो पूरी दुनिया में एक ही रास्ता है, स्वदेशी अपनाए। स्वदेशी का विचार एक सनातन विचार है और बहुत बड़ा विचार है। ये कोई छोटे पैमाने पर या कोई संकुचित विचार नहीं है। ये ऐसी कोई बात नहीं है सिर्फ इनकी चीज वस्तुएं यूज करें, इनकी चीज वस्तुएं नहीं यूज करें, ये नहीं है। पूरे एक बड़े स्पेक्ट्रम में स्वदेशी का विचार है, वो बड़े एक स्पेक्ट्रम में है, जिनसे मानवतावाद बढ़े, जिनसे ये जो विश्व की अभी समस्याएं हैं, इस विश्व में आप अगर देखें समस्या के सिवा कुछ दिख। बिल्कुल, हम आपके पास दोबारा आएंगे। हम कॉलर भी कई हमारे साथ जुड़े, हमारे पास कई वीडियो भी राजीव भाई के हैं जो लोगों को दिखाने हैं, उनके पास भी जाएंगे। कुछ कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, बोलिए। अहमदाबाद से लक्ष्मण से बोल रहा हूँ। हाँ ये मेरा आज से 7 साल पहले रोहित भाई के नेतृत्व में अहमदाबाद विजय चौक के अंदर बापोनकर के अंदर दीक्षित जी का प्रोग्राम हुआ था। उसमें दीक्षित जी ने कोलगेट के बारे में, ठंडे पीने के साबुन के बारे में जो बताया था, उस दिन हमारे यहाँ डायमंड के उद्योगपति जितने थे उन्होंने शपथ लिया था कि आज से हम स्वदेशी बनेंगे और स्वदेशी का उपयोग करेंगे। लेकिन आज की तारीख में दुख की बात यह है कि हमारे देश भारतीय जनता पार्टी पूरा विदेशी के पीछे पड़ा हुआ है और हम स्वदेशी अपनाने के लिए पीछे है। आज से 8 साल के पहले जो अभी जो भाई साहब बोल रहे थे रोहित भाई, वही हमारे मंच पे हाजिर थे और उन्हों की नेतृत्व में यहाँ पे बापू नगर अहमदाबाद में उनका कार्यक्रम हुआ था। लाखों की तादाद में डायमंड एसोसिएशन के लोग थे
और सब उद्योगपतियों ने उस दिन तय किया था कि आज से हम स्वदेशी दुकानें लगवाएंगे और स्वदेशी का उपयोग करेंगे, लेकिन आज की तारीख में सब भूल गए हैं। इसलिए बड़ी दुख की बात है कि जब होती है तब तालियां बजती है। जैसे दुख आता है तो दुख के समय निराशा में हम रुक न जाए, हम चुप ना बैठ जाए, बल्कि ऐसे समय में मेरा तो ये स्वभाव कि जब ऐसी स्थिति निर्माण होती है तो और जोर से काम को लगना चाहिए और ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि हमें पराजित नहीं होना है। यह हमारा पराजय नहीं है, ये व्यक्ति का पराजय नहीं है, ये केवल विचारों का पराजय नहीं है, यह हिंदुस्तान का पराजय हो सकता है और हम हमारे देश का पराजय कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हिंदुस्तान अगर जिताना है और हमको हिंदुस्तान जिताने के लिए किसी को पराजित भी नहीं करना है, यह ऐसा विजय है जिसमें केवल विजय है, किसी का पराजय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पराजय किसी का है तो वो दुष्विचारों का है, जो अब इस माटी में जन्मे हुए विचारों के विपरीत सोचता है उस विचार का है। और इसलिए इस अभियान में हमको जाति, भाषा, धर्म, प्रांत सारे विषयों को छोड़कर एक होकर अगर लड़ना है तो स्वदेशी सबसे अच्छा निर्णायक माध्यम हो सकता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए स्वदेशी का मुद्दा, जो आज दुनिया में इस ग्लोबलाइजेशन के बाद भी हर देश में महत्व का बनता जा रहा है। पूरे दुनिया को एक गांव, एक छोटा सा क्षेत्र बनाने के लिए जिस तकनीक के आधार पर हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, वो जिस प्रकार का भाव निर्माण करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है, ना मानसिक तौर पर, ना आर्थिक तौर पर, ना सामाजिक तौर पर। ऐसे में विफल होते इस ग्लोबलाइजेशन को भारत के विचारों की आवश्यकता है। क्या फर्क है दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि दुनिया आज पूरे, मतलब जो विदेशी विचारधारा वो ये कहती कि पूरी दुनिया एक मार्केट है, और हम कहते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। हम पूरी दुनिया को अगर परिवार के स्वदेशी विचार से देखेंगे तो समस्याओं के समाधान बड़े आसानी से होंगे, और हम अगर दुनिया को बाजार के रूप में देखेंगे तो हम हर एक दूसरे से ग्राहक के तौर पर व्यवहार करके केवल मुनाफा कमाना चाहेंगे। क्या ये विचार अपने आप में कोई विरोधक भी कभी ये कहेगा कि गलत है? गलत नहीं है, लेकिन बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, खास करके मीडिया का उपयोग करके, बुद्धि भेद करके, भारत के लोगों के सामने एक क्रेज तैयार करके, यहाँ के उत्पादकों की क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता खत्म करके बाहर के उत्पादकों को लाया गया। कई षड्यंत्र हुए, ऐसे सारे षड्यंत्र को एक एक करके खोलना भी जरूरी है। ऐसे षड्यंत्र खोलने के साथ साथ स्वदेशी विचारों को, उत्पादकों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। कैसे बढ़ सकता है इसका कैलकुलेशन भी राजीव भाई ने बताया था। एक ही उदाहरण अगर हम कपास और खादी का ले ले तो क्या कहते हैं राजीव भाई, देखिए। करना है जो नहीं हुआ 62 साल, तो 110 लाख करोड़ में क्या क्या हो जाएगा। छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। हिंदुस्तान में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में 100 उद्योग हम लगाएं, 100 उद्योग हर गांव में। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 उद्योग हर गांव में लगाएं तो मात्र 10 लाख करोड़ का खर्च होगा, और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। आप बोलेंगे कौन कौन से 100 उद्योग? हमारे भारत में 2 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होता है। जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है, जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है। तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग हर देश के, माने भारत देश के 2 लाख गांव में चल सकता है, और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत में 1% लोग खादी खरीदते हैं। अगर 100% लोग खादी खरीदें तो 2 लाख गांवों में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी, और 15 करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाएगा। आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि इस खादी जिस उत्पाद के बारे में राजीव भाई बोल रहे हैं, केवल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके स्टाइल स्टेटमेंट या उनके कुर्ते और जैकेट से प्रभावित होकर, भले ही उनको बाकी जो जिन्होंने खादी अपनाई उनको स्वदेशी विचारों की जानकारी भी हो ना हो, लेकिन मोदी जी के पहनावे के
से प्रभावित होकर जो खादी की खरीद बढ़ी है वो उससे भी इस क्षेत्र को बूस्ट मिला है। तो कल्पना करिए कि अगर मोदी जी और पूरा हिंदुस्तान तय करे कि हमको स्वदेशी भारत के तरफ ताकत लगानी है, जैसे हम स्वच्छ भारत के लिए लगा रहे, उतनी ताकत अगर हम स्वदेशी भारत में लगाते हैं तो क्या हो सकता है, स्वच्छ भी होगा और सामर्थ्यशाली भी होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ मैं अशोक पंचाल बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये चाइना से ना एक आइटम आती है, इंजीनियरिंग का की आइटम है और वो चाइना से आती है। 95% चाइना की इस्तेमाल होती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और मैं उस आइटम को डेवलप कर चुका हूँ। तो उसके लिए मतलब मैं बिल्कुल आप हमको संपर्क करिए। मैं आज के कार्यक्रम से बार बार स्वदेशी उत्पादकों को ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए इतना बड़ा स्वदेशी प्लेटफॉर्म आपके सामने है सुदर्शन। चाहे दुश्मनों के पास भले ही चैनलों की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास एक तो है, ये 100% स्वदेशी चैनल है। हम आपके उत्पादकों को लोगों के सामने लेकर जा सकते हैं। हम जल्दी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म और डेवलप करेंगे जिसमें हम स्वदेशी उत्पादकों को ही ऑनलाइन स्टोर के तौर पर, शॉपिंग चैनल के तौर पर, बल्कि मैं कल एक्चुअली इसकी घोषणा करने वाला था वर्धा में, लेकिन वर्धा वाले भी लाइव जुड़े हुए हैं और आज का ये लाइव शो भी चल रहा है, तो मैं आपको घोषणा करता हूं कि हम सुदर्शन चैनल के तौर पर 100% स्वदेशी वाला एक शॉपिंग चैनल जल्दी ही भारत के सेवा में लाने जा रहे हैं। तो ऐसे चैनल पर आने के लिए जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो swadeshi@sudarshan.tv.com पर संपर्क करें। लेकिन वो चैनल आने के पहले भी हम भारत के स्वदेशी उत्पादकों को विशेष छूट पर सुदर्शन पर विज्ञापन भी दिलवा देंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उनके प्रमोशन को भी करने को तैयार है। सुदर्शन ऐसे कंपनियों में निवेश भी कर सकता है जिन कंपनियों को आर्थिक तौर पर उनके पास सामर्थ्य नहीं है, तो उनको ऐसे लोग दे सकता है जिनको निवेश करना है। ऐसे भी हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के कल्पनाएं सामने आ सकती है जिसको लेकर अगर हम दुनिया के सामने जाए तो हम व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो सामाजिक और सरकारी स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो फिर सोचना ही क्या है। हम आपको राजीव जी के ब्रिटेन के बारे में विचार सुनाते हैं। सारे अंग्रेज आविष्कारक जो सफल हुए वो प्लासी के युद्ध के बाद ही सफल हुए। जब भारत से लूटकर धन उन्होंने लंदन में जमा करना शुरू किया, तब उस धन से उन्होंने उद्योग बनाना शुरू किया, तब उस धन से उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई। वरना तो भुखमरी का शिकार था इंग्लैंड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड सबसे गरीब देश था दुनिया का। कॉलर के पास भी चलेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। जय हिंद। बोलिए। मैं सुदर्शन टीवी में अपनी बात रखना चाह रहा था। आप लाइव में जुड़े हुए, बोलिए। हाँ जी, मैं स्वामीनाथ पाठक बोल रहा हूँ बहराइच से। हाँ, मुझे ये रखना था कि जब तक हम अपने शिक्षा व्यवस्था में जो खासतौर पे प्राइमरी बच्चे हैं और जूनियर के बच्चे हैं उसमें अगर हम जब तक स्वदेशी के बारे में नहीं बताएंगे तब तक हमारा ये अभियान पूरी गति पाएगा नहीं। हमें छोटे बच्चों को बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जो हमारी मेन स्ट्रीम। सही कह रहे हैं आप। हमको बच्चों में अगर हम इसको पेनिट्रेट करते हैं, उनमें फैलाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर आगे जाएगा। ऐसी आज तो हम एक बस कार्यक्रम कर रहे, तमाम रणनीतियों के साथ इसको आगे आना पड़ेगा और इसलिए आप जैसे सुझावों को हम स्वागत करते हैं। मैं जानता हूं कि सारे लोगों के फ़ोन इस वक्त हम लाइव में नहीं ले सकते, लेकिन आप अपने विचारों को हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल के साथ ईमेल भी कर सकते हैं swadeshi@sudarshan.tv.com पर। हम आपको कारण दिखाते हैं आज के शो में जो आपने भेजे हैं। देखिए। पाश्चात्य सभ्यता का बढ़ता प्रभाव। आज भारत तेजी से पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा है और इसीलिए भारत में विदेशी सामानों की मांग बढ़ी है। लोग विदेशी उत्पाद खरीदकर देश को खोखला कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों की भरमार। भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां अपनी पैठ जमा चुकी हैं। महंगी गाड़ी, मोबाइल से लेकर खाने की वस्तुएं, कपड़े, सब के सब भारत में विदेशी कंपनियां ही बनाती हैं, जिस कारण भारत में स्वदेशी कंपनियां स्थापित नहीं हो पाती। देश को आर्थिक गुलाम बनाने की साजिश। चीन जैसे देश भारतीय बाजार में अपने घटिया सामानों के जरिए भारत को आर्थिक स्तर पर खोखला बनाना चाहते हैं।
भारत को विदेशी सामानों का गुलाम बनाने की साजिश के तहत देश में स्वदेशी को स्थापित नहीं किया जाता। राजीव दीक्षित जी के विचारों की अनदेखी। जिस स्वदेशी अलख को राजीव भाई ने जलाया था, उसे आगे बढ़ाने का काम देश की आने वाली पीढ़ी पर है। लेकिन आज हम खुद राजीव जी के विचारों को भूलते जा रहे हैं। राजीव जी के विचारों की अनदेखी की जा रही है। हम थोड़ी देर के लिए वर्धा चलते हैं। हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम जिस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके साथ अगर आप कुछ मुद्दा आगे बढ़ा सकते हैं तो आप बोलिए। अशोक जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मैं अशोक जी नहीं हूँ, सुरेश चौहान के हूँ। ये जो विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं, वो मनुष्य को एक ग्राहक बनाना चाहती है। मतलब वो ग्राहक अगर कोई भी मनुष्य बन जाता है तो उसको गुलाम बनाने में बहुत अच्छी आसानी हो जाती है, और उनका यही मकसद है, चाहे वो भारत हो या पूरी दुनिया हो। और मैं प्रदीप भाई को ये माइक देता हूं, वो युद्ध की अर्थनीति थोड़ी सी संक्षिप्त में आपको समझाएंगे। बिल्कुल, बताइए। सुरेश भाई, दुनिया में आज जितने भी युद्ध चल रहे हैं और इससे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, सभी युद्धों की राजनीति में इन विदेशी कंपनियों का ही हाथ रहता है। आपको शायद याद हो 1990 के दौर में जब ईरान इराक युद्ध हुआ था, तो ईरान इराक युद्ध को करवाने के पीछे भी विदेशी कंपनियों का ही हाथ था, जिसकी वजह से दुनिया भर में उनके हथियारों की बिक्री हो सके। और आज भी पूरी दुनिया में कम से कम 60 देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं। उन युद्धों के पीछे भी जो सारी राजनीति है, विदेशी कंपनियों की ही राजनीति रहती है। और ऐसा मानना है, आप लगातार बोलते रहिए। हम सब स्वदेशी वालों को ऐसा मानना है कि दुनिया को अगर युद्ध की राजनीति से बचाना है या दुनिया में पूरे नरसंहार से बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी का रास्ता है, जो दुनिया को इस युद्ध की भयावहता से बचा सकता है। वरना तो कोई नहीं बचा सकता। आने वाले 20-30 सालों में ये स्थिति होने वाली है। तो स्वदेशी का विचार दुनिया में शांति कायम करने का भी विचार है, अहिंसा का भी विचार है। हिंसा से तो दुनिया जीती जा सकती है, और हिंसा से दुनिया में हम कुछ भी कायम नहीं कर सकते। खासकर विकास की बात, जब विकास दुनिया में स्थापित करना है, लोगों को रोटी देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं, हमारे साथ ये स्काइप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इंटरनेट के समस्या के कारण, और ग्रामीण क्षेत्र भी है, इसलिए ये कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। तो हम दोबारा इनके पास जाएंगे। हमारे पास परिणाम भी है। अगर हम स्वदेशी नहीं अपनाते हैं तो क्या परिणाम होंगे, अपनाते तो क्या परिणाम होंगे, देखें। एक बार फिर से देश विदेशियों का गुलाम हो जाएगा। अगर इस तरह से देश में मल्टीनेशनल कंपनियों की भरमार रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से विदेशी ताकतों का आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। भारत की आर्थिक नीति कमजोर हो जाएगी। स्वदेशी कारीगर बेरोजगार होंगे। देश में स्वदेशी सामानों की अनदेखी बढ़ रही है। लोग विदेशी सामानों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिससे स्वदेशी रोजगार से जुड़े कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। रोजगार के अभाव में कारीगर आत्महत्या कर रहे हैं। भारत विदेशी कचरे का ढेर बन जाएगा। आज देश में बड़े पैमाने पर विदेशों से, खासकर चीन जैसे देशों से जरूरत के कई सामान आयात किए जा रहे हैं, जिसका फायदा चीन उठाता है और भारत में घटिया सामानों का हब बनता जा रहा है। बीमारी का हब बन जाएगा भारत। राजीव दीक्षित जी ने न केवल स्वदेशी आंदोलन चलाया, बल्कि स्वदेशी चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया। कैंसर से बचाव के स्वदेशी उपाय बताए, लेकिन विदेशी दवा कंपनियां भारत में घटिया किस्म की दवाओं को निर्यात कर हिंदुस्तान को बीमारी का हब बनाने में लगी है। काले धन के विषय में अगर मैंने सबसे पहले किसी से सुना था, बहुत पहले, मतलब मैं 11वीं कक्षा में था, तब राजीव भाई के मुख से सुना था। इस मुद्दे को हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से पहला उठाने वाला अगर कोई था तो राजीव भाई था। वही रामदेव बाबा के साथ जुड़ गए और उसके बाद ये मुद्दा इतना बड़ा होता गया। फिर आडवाणी जी ने 2009 के चुनाव में इसको उठा था और
ये गया हुआ जो बीता हुआ जो लोकसभा चुनाव है ये तो काले धन पर ही और विदेश में जमा काले धन पर लड़ा गया था एक तरीके से। क्या विचार थे इस पर उनके और क्या उपाय भी थे, ये भी देख लीजिए। उन्होंने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का। और ये लूट का धन 258 लाख करोड़ है, कोई मामूली रकम नहीं है। इसको वापस लाके विकास करना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में ये धन जमा है, उन बैंकों में ये धन निजी संपत्ति के रूप में जमा है। किसी नेता की, किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति। अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता, ये वापस आएगा भारत में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है, किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश में जमा होती है, वो जिस देश की होती है, दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती। आप बोलेंगे ये कौन करेगा? इस काम को करने के लिए 2 संस्थाएं हमारे पास हैं। एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है। इन भाषणों को भी हम हमारे वेबसाइट पर लिंक को डालते हैं, क्योंकि आज हमको 1 घंटे में एक तरीके से सागर को गागर में भरना, इसलिए हम बस आपके सामने उनके विचारों के आइकॉन्स रख रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? सर मुझे एक बात कहनी है। ये जो आपका चैनल है ये हमारे कश्मीर में मतलब श्रीनगर में बिल्कुल नहीं चलता, तो आप ऐसा करिए। हेलो, हाँ बोलते रहिए आप। हाँ, तो ये जो चैनल है श्रीनगर में बिल्कुल नहीं चलता, तो एक मेहरबानी है कि ये हमें चैनल बहुत पसंद है। मैं जम्मू से कमल किशोर बोल रहा हूँ, तो आप इसको फ्री कर दीजिए, फ्री टू एयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक चैनल पे ये चीज आए। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम श्रीनगर में भी आते हैं, हिंदुस्तान के हर की इंच इंच भूमि पर आते हैं, सारे डीटीएच पे, वीडियोकॉन, टाटा स्काई, उसके साथ बिग टीवी, एयरटेल, तमाम जितने डीटीएच है उन सब पे हम अवेलेबल है। आप हमको डीटीएच पे देख सकते हैं। कई केबल वाले इसको दिखाते हैं, कई केबल वाले कई कारणों से नहीं दिखाते, जिसमें एक अर्थ कारण भी बहुत बड़ा कारण है, जो कि हमारा बजट ना होने के कारण हम सारे केबल वालों की आर्थिक मांग पूरी नहीं कर सकते। लेकिन केबल वाले जैसे हमसे कैरेज फीस लेकर चैनल चलाते, वैसे आपसे फीस लेकर केबल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एक ग्राहक का मांग करने का अधिकार है और आपकी मांग को पूरा करने का उसका कर्तव्य है। जहां पर सुदर्शन केबल पर नहीं आता है, वो वहां के केबल ऑपरेटर को मांग करे कि हमको सुदर्शन चैनल देखना है। सुदर्शन चैनल पूरी तरीके से 100% फ्री टू एयर है। चैनल देखने के लिए 1 भी रुपया आपको अतिरिक्त देना नहीं पड़ता। अगले कॉलर। जय हिंद। पूरी तरीके से बोलिए, फ्री टू एयर है। क्या कहना है आपको? हेलो जैन सर। हाँ हाँ जैन सर, क्या कहना है? सर मैं रिटायर्ड आर्मी जैसे बोल रहा हूँ, उत्तराखंड नैनीताल से। हाँ। मेरा कहना यह है कि जो दीक्षित जी का जो निधन हुआ वो कैसे हुआ उसका पता लगाया जाए, और दूसरा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जल्दी जल्दी अपनी बात को नए तर्कों के साथ लोग रखें। जय हिंद। बोलिए। वंदे मातरम सर। बोलिए सर, मेरा नाम सोहेल देव पाठक है, मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला से बोल रहा हूँ। सर, राजीव दीक्षित जी को बहुत बहुत नमन, जिसने स्वदेशी योजना चलाई और आंदोलन चलाया। क्या राजीव जी ने जो दिया था विचार काला धन के पीछे, तो क्या मोदी सरकार उस पर कोई कदम उठाएगा? हमने जो बात राजीव जी ने अभी अपने भाषण में कही है, ये देश के वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक विस्तार से, इसके जो आपको दिखा ये तो छोटा सा हिस्सा था, ये विस्तार से भेजेंगे। ये हमारा काम है, हम इसे पूरा करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। जी सुरेश जी, मैं हिमांशु रावत बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। मैं आशाराम बापू जी का साधक हूँ। हाँ। और मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूँ कि आशाराम बापू जी भी, जैसे रामदेव जी हैं, श्री श्री जी हैं,
ये सब लोग मिलके लोगों को स्वदेशी प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब जैसे हमारे आश्रम में गाय के गोबर और गाय का घी मिला के गौचंदन अगरबत्ती आती है। मार्केट में जो रबड़ वाली जो धूप आती है, काली धूप, उससे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम और कई सांस संबंधी प्रॉब्लम होती है। तो हम गाय के गोबर की हम ये अगरबत्ती जलाते हैं गौचंदन। और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो लोग स्वदेशी मूवमेंट में काम करते हैं, चाहे वो राजीव दीक्षित जी हों, स्वामी रामदेव जी हों, आशाराम बापू जी हों या कोई भी हो, तो उनपे ये जो विदेशी कंपनियां हैं और जो ये मार्केट के जो लोग हैं जो ड्रग डीलिंग में करते हैं, ये लोग मिलके कॉन्स्पिरेसी करते हैं और इनको अटैक करते हैं। जैसे राजीव दीक्षित जी को भी मतलब कॉन्स्पिरेसी के थ्रू दबाया गया, रामदेव जी को भी दबाया गया, कई बार कांग्रेस ने टेस्ट करवाए इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। अब साजिश करके आचाराम बापू जी को हम समझते हैं। धन्यवाद। हमको तो कई प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये केवल प्रचार करने तक सीमित नहीं है। काम इतना आसान नहीं, इतना आसान होता तो फिर हर कोई कर लेता। ये लड़ाई में जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, सब कुछ है। लेकिन फिर वो लड़ाई क्या जहां पर जान माल का खतरा ना हो, और तभी तो उस लड़ाई में मजा आता है, वही तो दम दिखता है। और इसलिए ऐसे मर्दों का हम इस लड़ाई में स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान की युवा शक्ति इस संकल्पना को समझे और इसके आंदोलन में जुड़ जाए। दोबारा वर्धा चलते हैं, थोड़ी देर के लिए वहां से भी अपने विचारों को सुनते हैं। बताइए। साइंटिस्ट आर्यन वर्मा बोल रहा हूँ। बाबा एटॉमिक रिटायर्ड साइंटिस्ट। मेरे दो ही ये हैं विचार कि एक, कितना आज अवस्था हो चुकी है बीमारी की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है, भारत में ही नहीं विश्व में। और बीमारों की संख्या के साथ साथ नंबर ऑफ बीमारी, उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। कितना आसान बना दिया है स्वदेशी ने, राजू भाई ने, निरोगी बन के जीना। और कितना मुश्किल हो चुका है एक मनुष्य ने सिर्फ एक बीमारी से मृत्यु चिता पर लेटने तक के पिंड छुड़ाना। ये चमत्कार आज भी हो सकता है भारत से, भारतवासियों द्वारा, राजीव दीक्षित संस्था द्वारा। और मैं चाहूंगा कि इसे हाईलाइट किया जाए। सबसे ज्वलंत विषय ये है कि मनुष्य स्वस्थ हो। अगर मनुष्य ही स्वस्थ नहीं है तो क्या लड़ाई लड़ेगा? घर की तो लड़ाई लड़ नहीं सकता, देश की क्या करेगा? इसके लिए हमारे पास सारी शक्ति है और आप अगर मौका देंगे तो हम डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं तो ये चैनल शुरू करने के पहले भी भाषणों में इन मुद्दों को उठाता था, या आज भी सोशल मीडिया में उठाता हूँ, चैनल में भी उठाता हूँ। सुदर्शन ही एकमात्र चैनल है जिन्होंने राजीव भाई के विचार जब वो थे तब भी दिखाए। उनकी दुखद जो मृत्यु हुई उसकी खबर इस देश के मीडिया ने दिखाई तक नहीं। केवल हर साल सुदर्शन इस मुद्दे को इसलिए लेकर आता है क्योंकि राजीव भाई के साथ स्वदेशी विचारों को हिंदुस्तान के सामने आसानी से रखा सके। आज मैं कुछ संकल्पना को इलेबोरेट करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, विस्तार करते हुए, मैंने जो चिंतन किया है उसको वर्धा में कल जब मैं रखूंगा उसका सूत्र आज बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि भारत के जो विचारवंत लोग हैं इस दिशा में अगर सोचें तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सूत्र यह है कि हम स्वदेशी की तरफ एकदम 100% हर व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, हर व्यक्ति की संभावना भी नहीं है, और इसलिए हम ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। हमें 3 स्तर पर लोगों को स्वदेशी के साथ जोड़ना चाहिए, और वो सूत्र जिस पर मैं चिंतन कर रहा हूँ, काफ़ी आगे तक बढ़ा हूँ और कल मैं वर्धा में इसको विस्तार से रखने का प्रयास करूँगा, वो ये है कि हम स्वदेशी के 3 भाग करें। पहला अर्ध स्वदेशी, फिर स्वदेशी और संपूर्ण स्वदेशी। इसकी क्या विस्तार से संकल्पना है, हम जीवन में भी अर्ध स्वदेशी से संपूर्ण स्वदेशी की तरफ कैसे जा सकते हैं, हम व्यवसाय में भी कैसे जा सकते हैं, आंदोलन में भी कैसे जा सकते हैं, कैसे हम एक कैलेंडर सेट करते हैं कि कितने दिन में हमको अर्ध स्वदेशी से संपूर्ण स्वदेशी तक पहुंचना है, क्या उसके लिए हमको संसाधनों की ज़रूरत है, समाज का सहभाग उसमें कैसे आ सकता है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ हम अगर विचार करें, प्लान करें, लोगों को साथ लें, तो मुझे लगता है कि हम बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में यशस्वी होंगे, और यशस्वी होंगे ही। इस पर मुझे इसलिए भरोसा है, कोई संदेह नहीं है, पूरा भरोसा है, क्योंकि ये नेचुरल डिमांड है, ये एक तरीके से नियति का मांग है। हम ऐसे समय पर इस विचारों को करने जा रहे हैं। कल्पना करिए, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने इस विचारों को रखा और अंग्रेज अधिकारियों के गाड़ी के सामने उनको छलांग मारनी पड़ी, उनको अपने प्राण त्यागने पड़े, स्वदेशी के लिए लाठी खाने वाले, गोली खाने वाले प्राण तक उनको त्यागने पड़े। ऐसे कितने लोग हैं
आज हमको स्वदेशी के लिए खून बहाने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना स्वदेशी के लिए पसीना बहाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम वो बहाते हैं तो हम हिंदुस्तान को स्वदेशी के आधार पर एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र जरूर बना पाएंगे। और ऐसा बनाने के लिए आज हम संकल्प ले लें, क्योंकि आज का दिन राजीव भाई का स्मृति दिन है। उनके इस स्मृति दिन के तौर पर अगर हम ये संकल्प लेते हैं तो भारत माता इसको हमको पूरी करने की शक्ति जरूर देगी। इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे संपर्क में रहे swdeshi@sudarshan-tv.com पर। जो भाई हमारे साथ वर्धा से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको भी आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं कि आपने टाइम निकाल कर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे। अगर वो अभी भी जुड़े हैं तो हम उनको दोबारा दिखाना चाहेंगे, उनको जाते जाते प्रणाम करना चाहेंगे। और उन सब का आभारी हूं जो वक्ता वहां पर उपस्थित है, उनका भी आभारी हूं। तमाम लोग जो घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी आभारी हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।